Hello guys, welcome to SQ Digital Classes. Myself Dr. Rajendra Kumar Chaudhary from Department of Management. Today we are taking Business and Corporate Law. This is the subject name, and under this subject we take the business law, basically the contract. Okay. So now first of all we show what is the contract. Contract होता क्या है? Contract, the Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1872 में जो है लॉन्च हुआ था, या उसको हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ था। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो बिजनेस पर्पज से है उसको बनाया गया था। नेक्स्ट है द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम देखें तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये जो है होल इंडिया में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में तो एप्लीकेबल है, बट लेकिन एक स्टेट को इन्होंने छोड़ दिया है जो है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है इससे अलग रखा गया है। बेसिकली एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लाई। अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है होता क्या है कि जो भी एग्रीमेंट बनते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है बनाए जाते हैं, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के होना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। दो पर्सन्स के बीच में जब भी किसी तरह की कोई प्रॉमिस होती है या उनकी कोई टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जिस पार्ट पर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसमें होना बहुत ज़रूरी है। लिसन, promises forming consideration for each other. अंडर द एग्रीमेंट दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी भी एक पार्टीज का कंसिडरेशन नहीं है तो तब भी फिर वो एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, जिनके बेस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से लॉफुल माना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लॉफुल कंसिडरेशन। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है दो पार्टीज के बीच में तो उनका जो है आपस में लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स ये होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं वो रूल रेगुलेशन बोथ पार्टी को फॉलो करना पड़ेंगे। अगर उसमें से कोई भी एक पार्टी उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है या नहीं करवाती है दूसरी पार्टी, तब फिर वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सेकेंड होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है इसमें बेसिकली कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो किसी भी पार्टी पर, दोनों में से किसी भी पार्टी पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट वो अपने ओन, उसका जैसा डिसीजन रहे वो फ्री रहे डिसीजन लेने में। अगर वो एग्री है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए तो वो एंटर हो सकता है, और अगर वो एग्री नहीं है तो वो सेकंड पार्टी को, सेकंड पार्टी मीन्स जो भी ऑफर पार्टी है उसको वो मना कर सकता है, उसको मना कर सकता है कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। सो दिस इज द फ्री कंसेंट मीन्स कि किसी भी तरह का उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए एंटर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है लॉफुल एग्रीमेंट। जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिफोर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्टी गिव द ऑफर टू द सेकंड पार्टी। यानी होता ये है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके पहले किसी भी एक पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का एक ऑफर दिया जाता है जो कि लॉफुल तरीके से वैलिड होता है, तब फिर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट अगर करती है तब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डन होगा, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसके पीछे कई रीज़न है जो कि हम आपको आगे बताएंगे वन बाय वन। नेक्स्ट आता है इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट इनटू द एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, पर्टिकुलर काम के लिए अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो काम कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टर और मालिक में अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है कि बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से बननी चाहिए। अगर वहीं अगर कोई हमसे कहे कि
किसी व्यक्ति को अगर पीटना है या कुछ उसको धमकी देना है, तब फिर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। उस पार्ट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, लॉफुल नहीं रहेगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा, इसीलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें बोथ पार्टी जो है इजीली परफॉर्मेंस दे सकें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी उसमें काम करना हो फर्स्ट पार्टी को या सेकंड पार्टी को, वो ऐसा हो कि वो अपना परफॉर्मेंस पूरी तरह से उसमें दे सके। नेक्स्ट आता है इसमें सर्टेनिटी ऑफ द टर्म। ये भी निश्चितता होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइम में निश्चित रूप से कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप विद इन अ टाइम अगर उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तब भी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। लास्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटी। बिफोर कंडक्टिंग द एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज होना बहुत जरूरी है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से लॉफुल बनाता है। सो नाउ वी आर वाचिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं? बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनमें कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो प्रॉपर लॉफुल हो और उस पर हम लोग जो है परफॉर्मेंस अपना दे सकें। जस्ट सी, ये कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तब माना जाता है जब फर्स्ट पार्टी एंटर्ड इनटू, बट जो सब्सिक्वेंट पार्टी है बिकम्स अनइन्फोर्सेबल इज कॉल्ड वॉइड। अगर दूसरी पार्टी अगर अनइन्फोर्सेबल अगर उस पर काम करती है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे वार ब्रेक आउट, जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर उसके कोई नियम हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में जो भी उनके बार होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेकअप किए जाते हैं और वो रूल्स रेगुलेशन अगर दोनों देशों के द्वारा अगर पूरे नहीं किए जाते हैं, उसको तोड़े जाते हैं, तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज है एन कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द अंडर सेक्शन 10। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं या रिक्वायरमेंट हैं वो कि सेक्शन 10 में दी हुई हैं, उनको फुलफिल अगर करते हैं तब फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि रोक दिए जाते हैं लॉ के द्वारा। जैसे an agreement which is valid is beginning but at later stage it becomes void subsequently due to impossibility of performance। क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग में तो हम उसमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट टाइम, यानी कि बीच में जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट के काम में काम करते रहते हैं बीच में, तो बीच में ये होता है कि हो सकता है हम परफॉर्मेंस देने के लिए ना हो, उसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिस पे हम प्रॉपर अपना काम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में काउंट कर दिए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग इज नोन एज द वॉइड एब इनटू इनिटी, देन वी कैन नॉट यूज द टर्म वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये जो वर्ड जो है दिया हुआ है यहाँ पर वॉइड एब इनटू इनिटी, ये जो है लॉ का वर्ड है और इसको हम जनरली जो है यूज ना करके फिर हम जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज करते हैं जनरल भाषा में, और जब एग्रीमेंट के पार्ट पे है तब फिर हम ये वर्ड को यूज किया जाता है। एन एग्जाम्पल देखें तो एन एग्रीमेंट विद ए माइनर, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि माइनर के साथ किया जाता है किसी मेजर के द्वारा, माइनर मीन्स बिलो 18 ईयर्स पर्सन और मेजर एबव 18 ईयर्स। सो अगर इन लोगों के बीच भी किसी भी तरह का एग्रीमेंट रहता है तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में होगा और वो की कानून की नज़र में उसको वैलिड नहीं माना जाता है, और ये सेक्शन 2J के अंतर्गत दिया हुआ है। विच आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में रखे जाते हैं? तो इसमें जनरली जो है कुछ एक मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जब भी कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस कॉन्ट्रैक्ट की सारे रूल्स
सारी परफॉर्मिंग, क्या क्या आपको करना है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें अगर क्लियर करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है या प्रोमिसेस नहीं करता है, तब फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में इसको भी रखा जाता है, जिसको कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, यानी कि उसने पूरी तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई नहीं बताई। नेक्स्ट है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी ऐसे काम को किया जा रहा है जो कि लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। जस्ट जैसे किसी को पीटना है, किसी को मारना है ना, किसी को धमकी देना है, तो ये सारे जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और इनको जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कुछ जिसमें फर्स्ट पार्टी द्वारा ऑफर दिया गया रहता है, लेकिन सेकंड पार्टी का कंसीडरेशन उसमें मेंशन नहीं होता है, फिर भी जो है उसको एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया जाता है। बाद में इनको मालूम होता है, जो लीगली प्रोसीजर होता है, तब पता चलता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एग्रीमेंट इनटू रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कई बार ऐसा होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो है ऐसी जो है मैरिजेस को रोक दिया जाता है जो कि अनलॉफुल होती हैं, उनको भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में मेंशन किया जाता है। सेम एज इन अ ट्रेड, एग्रीमेंट इनटू रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जब व्यापार की पार्ट पर भी होता है तो अनलॉफुल जो भी प्रोसीजर होते हैं वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। लास्ट इज है एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग। जब भी एग्रीमेंट ऐसा होता है कि लीगल प्रोसीडिंग के लिए होता है एग्रीमेंट, बट अनलॉफुल तरीके से उस प्रोसीडिंग को परफॉर्म किया जाता है, तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं या उनमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं और कहां पे इनको बदला जाता है। तो बेसिकली देखें, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट में दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट की रूपरेखा है, जो भी उसका प्रोसीजर है, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है, वो कुछ एक पार्टी को तो पता रहते हैं, बट एक दो लोगों को, उसी कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टनर्स हैं, उनको वो चीजें मालूम नहीं होती हैं। तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते तो हैं, लेकिन बाद में फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज है द राइट of resigned has to be exercised within the reasonable time and before the third party acquiring the right under contract। इसमें एक चीज और फैसिलिटी मिल जाती है कि जो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अगर, तो उनके लिए प्रॉपर थर्ड पार्टी को टाइम रहता है कि वो उसी टाइम के ड्यूरेशन में उसको रिसाइंड भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर विच आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कॉर्शियन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है और मिस रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कॉर्शियन यानी किसी को धमकाना, किसी को मार के या किसी को धमका के, डरा के किसी भी तरह से कोई काम कराना या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, वो कॉर्शियन की श्रेणी में आता है और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि जो लॉफुल ना बने हों या जिनको लीगली तौर पे ना बनाया गया हो, वो भी जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी फर्स्ट पार्टी के द्वारा सेकंड पार्टी के लिए फ्रॉड किया जा रहा है और उसको पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, वो भी जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में काउंट कर लेते हैं। लास्ट हमारा इसी में आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो रियलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो रियलिटी को हम जो है उस समय शो नहीं करते हैं जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो रियलिटी फर्स्ट पार्टी के द्वारा छुपाई जाती है, दूसरी पार्टी को यानी सेकंड पार्टी को वो रियलिटी नहीं बताई जाती है, तो उसको कहते हैं हम मिस रिप्रेजेंटेशन। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो वॉइडेबल की श्रेणी में जो है इनको रखा जाता है।
और आगे हम इसी में चलेंगे तो देखेंगे इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेम एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, क्या जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या सेम एज ए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम होते हैं? इनको हम कह सकते हैं नहीं, ये सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? लिसन, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं, बट जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? लेट मी सी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जनरली कि एन एग्रीमेंट इज इलीगल व्हेन इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ लैंड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं जो कि लॉ के ग्राउंड पर नहीं बनाए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी कानून के नियम हैं उनके पार्ट पर इनको नहीं बनाया गया है, तब फिर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं और वो लॉफुल तरीके से उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में और दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट टू कमिट द फ्रॉड एंड क्राइम। ऐसे एग्रीमेंट या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो है किसी के साथ फ्रॉड करने के पार्ट पे बात हो रही हो, या किसी के साथ किसी का मारपीट करने के पार्ट पे, किसी तरह का क्राइम करने के पार्ट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो वो इलीगल जो है कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आगे रखे जाते हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट a contract which is valid but due to some technical problem it becomes invalid। यानी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो वो वैलिड तो होते हैं बट टेक्निकली कुछ कमियां हो जाती हैं। जैसे हम किसी भी लेटर को टाइप करते हैं तो टाइप करते समय उसमें कुछ एक माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कमियां हो गई हैं। जो हमें वर्ड लिखना है लॉफुल, उसमें लैंग्वेज यूज ना की गई हो, लॉफुल तरीके से उसके रूल्स रेगुलेशन ना लिखे गए हों, तब फिर वो ऐसे इनवैलिड की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर, जहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं तो वो भी अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ एविडेंस, प्रॉपर सबूत ना होने की कंडीशन में भी जो है अनइन्फोर्सेबल के कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं वो। और एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड निकल जाता है तो वो फिर अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है तब एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट स्वतः ही अनइन्फोर्सेबल मान लिया जाता है। सो गाइज आज के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या चीजें होती हैं। ऑफर भी है इसमें, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।